हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखो, पहले तो आज के न्यूज़पेपर को हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, मैं हर साल ये करता हूँ जब भी नया सेशन शुरू होता है, कि न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो ये क्लैट के बच्चे जो हैं, यूजी पीजी एनएल सेट सभी के लिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ना, फ्रंट पेज में सबसे ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, काम की चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ये फ्रंट पेज है यार, है ना। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं, फ्रंट पेज पे कैसे न्यूज़ देखी जाती है। जैसे कि अब ये न्यूज़ है, 8 इंडियंस हेल्ड इन कतर गेट 60 डे टू कंटेस्ट देयर जेल टर्म्स। आप इसको रीड कर सकते हो, ये कंटेक्स्ट है, पीछे से चला हुआ आ रहा है, आपको पता होना चाहिए अभी क्या हो रहा है। तो दिस इज अ गुड न्यूज़। देन IS क्लेम्स बॉम्ब अटैक एज ईरान वोव्स रिवेंज। तो दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल अफेयर, पढ़ लो, थोड़ा सा समझ लो। देखो, जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसी होती है जो एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेंगी, वो मतलब देश दुनिया में बहुत तगड़ा कुछ हो रहा है वो रहेगी। बट ये ऐसी चीज़ें जो उसका रिलेवेंस बहुत ज़रूरी होता है आपको समझने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर देखो, जहाँ पॉलिटिक्स दिखे वो आपके लिए कोई मतलब ही नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इसके बाद इधर शॉर्ट में इधर देख लेते हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं। अब जैसे चाइना यूएस होल्ड ड्रिल्स इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, ये आप पढ़ सकते हो पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए, कि आपको पता रहे वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है। और बाकी देखो, जो भी न्यूज़ पढ़ोगे यार, उससे तुम्हारी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी ना, तो वो तो है ही है एक रीज़न। फिर यहाँ पे देखिए, दिल्ली एलजी रिकमेंड सीबीआई प्रोब इनटू टेस्ट ऑफ गोस्ट पेशेंट बाय मोहल्ला क्लिनिक्स। तो अभी देखो क्या है कि आम आदमी पार्टी का एक बहुत अच्छा, मैं बोलूँगा, वो था मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में उन्होंने किया था। इसमें यार कुछ पेशेंट्स का ना कोई डेटा नहीं है, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि करप्शन हुआ हो या क्या हुआ हो, पता नहीं, यू नेवर नो। तो अब ये न्यूज़ थी तो आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल इसको समझना चाहिए क्या है ना। तो वो ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर तो इधर है नहीं। यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट स्टेज इंक्लूजन ऑफ हथीज ऑन एसटी लिस्ट। अब ये है, देखो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आज से 3 या 4-5 महीने हो चुके हैं, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाथीज कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया था। तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, आप समझ रहे हो। तो दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, और पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। देन अगेन ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ हैं, कोई इतना काम का है नहीं। ठीक, अब देखो, साथ साथ जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो भी अपन करते हुए चल रहे हैं, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कैसे देखना होता है। फिर देखिए, यहाँ पे आप न्यूज़ पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू टेक अ प्ली बाय इंडियन हेल्ड इन प्राग फॉर प्लॉट टू किल बनम। तो देखो, ये आप पढ़ लो, कोई इसका ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है या कुछ इस तरीके की चीज़ें, बट ठीक है, जैसे जहाँ सुप्रीम कोर्ट दिखे, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ लो, रीड कर लो। बाकी यहाँ पे आप इसको बिल्कुल तुरंत इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इलेक्शन कमीशन ट्वीक्स रूल्स फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू न्यू पार्टीज। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी थर्सडे में एक नया रूल लाने की सोची है, या नया रूल लाया है, फॉर द एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर देम टू फर्निश audited accounts of the last 3 financial years expenditure statement of last 2 elections and the signature of authorized office bearer of the party along with the application form of symbol। तो ये इन्होंने अभी नया इसमें कर दिया है। द न्यू रूल वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 11। तो ये यहाँ पे एक नया नियम इन्होंने लिया है, तो ये पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा, दिमाग में आपकी चीज़ें रहेंगी, है ना। फिर है दिनेश के त्रिपाठी जो हैं, न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, शॉर्ट में है, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। और ये देखो, अमित शाह लॉन्चेस पोर्टल फॉर तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल, पढ़ सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक। इसके बाद देखो, यहाँ पे आप आते हो अगले पेज के ऊपर, देखिए स्टेट पॉलिटिक्स, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। साइंस वाला पेज है, आप देखना चाहो देख सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए कुछ आ जाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जो एडिटोरियल वाला पेज होता है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, एडिटोरियल अगर महीने में निकलते हैं तो मैं आपको बता दूं, 30 में से 10 दिन टॉपिक्स रिपीट होते हैं, मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ रखा हो, वो आपस से रिपीट हुआ हो। बट अब आपको इसको ये देखना होगा कि आप किस लिए एडिटोरियल पढ़ रहे हो। अगर करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो जो टॉपिक रिपीटेटिव हो। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जो एडिटोरियल के दोनों पेज हैं आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़। अब जैसे यहाँ पे 2 लोगों ने मिलकर एक एडिटोरियल लिखा हुआ है, ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड टू केरला वे, ठीक है। टेरर इन ईरान वाला एक एडिटोरियल है ना। फिर इन हाई एजुकेशन आउट ऑफ टच विद द स्किल रिक्वायरमेंट इन द जॉब मार्केट,
पढ़ सकते हो, इतना कुछ नहीं है। फिर टेक्स्ट वाले पेज का भी यही है, टेक्स्ट वाले पेज में कभी कभी क्या होता है जो आपने ट्यूटोरियल में टॉपिक किया हुआ हो वो यहाँ पे कवर होता हो। अब यहाँ पे देखिए अडानी हिंडरबर्ग जजमेंट जो है वो उसके ऊपर एक टेक्स्ट वाले पेज पे निकला हुआ है। अब टेक्स्ट वाला पेज का बेसिकली फंक्शन क्या रहता है, अगर पहले तो आपको देखो अडानी हिंडरबर्ग इशू पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा रीड करो, समझो टॉपिक को। अगर आप हिंदू जैसे पहले से फॉलो करते आ रहे हो मेरा, तो ये टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हो। पॉइंट ये है ना कि आपको चीज़ें देखो बेसिक पता होनी चाहिए, नहीं पता रहेंगी ना तो फिर बहुत दिक्कत होगा। अब जैसे अडानी हिंडरबर्ग इशू में अभी इसी वीडियो में मैं अटैच करने जा रहा हूँ आज, वो देख लेना जिनको नहीं पता है कि अडानी हिंडरबर्ग इशू क्या था, तो आप ये समझ जाओगे। जजमेंट तो मैंने कल आपको बता ही दिया है कि बेसिक क्या है, ठीक है। इसमें आपको केस का नाम देख सकते हो कि किस केस का नाम था जिससे ये चीज़ें हुई हैं। फिर एक देखो लास्ट जो इंपॉर्टेंट पेज है वो आपका फॉरेन वाला पेज है। जैसे आपने सारा लाइन से कर लिया, फिर आप फॉरेन वाला पेज देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको कुछ काम की चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे कि देखिए डेडली स्ट्राइक्स हिट गाजा एट टेंशन राइज इन वेस्ट एशिया, तो ये एक पता ही है, सेम चीज़ चली हुई आ रही है। यूएस स्ट्राइक स्किल्स कमांडर सेज प्रो ईरान हशीद फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं, देख सकते हो। 4 हिजबुल्ला फाइटर्स किल्ड इन साउथ लेबनान, बीजिंग कंडेम्स आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन म्यांमार बॉर्डर। चाइना देखो भैया कर ही रहा है वो, चाइना यूएस होल्ड राइवल ड्रिल्स इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। फ्रंट पेज पे हमने शॉर्ट में ये न्यूज़ देखी थी, है ना। रहमान कंडेम्स बांग्लादेश इलेक्शन, पार्टी लीडर्स इन यूके किक्स ऑफ जनरल इलेक्शन ईयर। तो अब ये जैसे इंपॉर्टेंट नहीं था, ये अगर आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है तो आपको पता होगा। चाइना यूएस होल्ड, ठीक है, इसको देख सकते हो। यहाँ पे ये सब ऐसे नहीं है कि आप इसको नोट्स में डालो, पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। इसके अलावा फिर स्पोर्ट्स पेज थोड़ा सा देखना चाहो देख लो खोल के, क्योंकि आपका रुचि रहता है, बट अदरवाइज इतना कुछ काम का है नहीं। क्योंकि देखो बड़ी कोई चीज़ होती है स्पोर्ट्स के अंदर तो वो आपको करंट अफेयर्स में मैगजीन्स एंड एवरीवन जगह पे कवर हो जाती है। बट अगर आप सोच रहे हो कि भाई नहीं हमें अब ये सब चीज़ें नोट करनी है, तो ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में, तो वो चीज़ है। तो आज देखो 2 आर्टिकल हम कवर करेंगे अब डिटेल में। ये तो मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। एक है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल निकला था उस पर, तो वो वाला कवर कर रहे हैं। प्लस एक आपका हिंडरबर्ग और ये अडानी वाला जो इशू था, कासरगोड से लेके तिरुवनंतपुरम तक ये आपका ट्रैक बिछाया जाएगा। अब पहले तो जानते हैं क्या होता है इको सेंसिटिव जोन, क्या है वेस्टर्न घाट। देखिए वेस्टर्न घाट जो है हमारा, एक डिमांड काफी समय से उठती है कि इस पूरे एरिया को इको सेंसिटिव जोन की तरह जो है वो घोषित कर दिया जाए। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, देखो इको सेंसिटिव जोन के अंदर अगर कोई भी चीज को डाल दिया जाए तो फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस लग जाती हैं। आप उस एरिया के अंदर काफी कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता, डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता, वहां पे और भी बहुत सारे तरीके की, जैसे आप वहां पे पेड़ नहीं काट सकते हैं। और इको सेंसिटिव जोन जो है वो किसी भी जगह से मिनिमम जो है वो आपका 100 मीटर के रेंज से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आप 10 किलोमीटर तक उस जगह से कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये पेड़ है, इसको हमने घोषित कर दिया कि ये इको सेंसिटिव जोन है, तो ये मिनिमम इस एरिया को हम चूज कर सकते हैं कि 100 मीटर का एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर आएगा। बट मैक्सिमम इसको आप 10 किलोमीटर तक भी खींच सकते हो इसकी रेडियस को, और फिर उसकी चारों तरफ का जो पूरा का पूरा सर्कल बनेगा वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर आएगा। तो ये बात यहाँ पे है कि वेस्टर्न घाट्स को जो है कस्तूररंगन कमेटी और गडगिल कमेटी बनाई गई थी कि वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट कैसा किया जाए। वेस्टर्न घाट जो है काफी रिच आपका पूरा का पूरा एक, आप कह सकते हो कि काफी सारे पेड़ पौधे हैं वहां पे, और किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए ये बात होती रहती थी। तो गडगिल कमेटी और कस्तूररंगन कमेटी वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए बनी थी, और दोनों ने ही अपने अपने इस पे पॉइंट्स रखे थे जो कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे। गडगिल कमेटी कहती है कि वेस्टर्न घाट को ना इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया की तरह घोषित कर देना चाहिए, और कस्तूररंगन कमेटी ने बोला था कि 37% ऑफ वेस्टर्न घाट को जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में डालिए। इसके बाद गडगिल कमेटी है वो ये कहती है कि जो रक्षा करने का काम है ना वेस्टर्न घाट का, ये लोकल लोगों को दो जो आसपास रहते हैं। वहीं कस्तूररंगन कमेटी ने कहा कि नहीं, ये काम जो है इसकी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी को लेनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। गडगिल कमेटी की जो बातें थी ना वो थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल थी, वहीं कस्तूररंगन कमेटी की बातें थोड़ी सी प्रैक्टिकल थी। गडगिल कमेटी ने बिल्कुल इन्वायरमेंट पे ध्यान रखते हुए चीजों को बोल दिया,
वहीं कस्तूरिरंगन कमेटी ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को रखते हुए बोला, क्योंकि देखिए जहां जहां पे वेस्टर्न घाट आता है ना, कर्नाटका इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो काफी बार ऑब्जेक्शन लेता है कि वेस्टर्न घाट की वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कर दिया जाएगा तो हमारे एरिया में डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कस्तूरिरंगन कमेटी ने दोनों चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा है। वहीं गडगिल कमेटी ने प्रो एनवायरमेंट फ्रेंडली अपनी ये जो रिकमेंडेशंस थी वो दी थी। इसके अलावा और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें बोली थी, जैसे कि कंस्टिट्यूट द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली अथॉरिटी अंडर द MOEF। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो डिसाइड करती है कि कोई पर्टिकुलर एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर आएगा, ये नहीं आएगा? तो बिल्कुल सही आपका थॉट प्रोसेस है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यही जो है वही यहाँ पे डिसाइड करेगी कि कौन सा एरिया जो है वो वेस्टर्न इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, कौन सा एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा था इन्होंने कि भैया एक अथॉरिटी बना दो, और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो ऑलरेडी लीगल फ्रेमवर्क है उसी को स्ट्रॉन्ग करो, नई चीजें बनाने की कोई जरूरत एज सच है नहीं। तो ये हमने कुछ बातें यहाँ पे देखी। इसके बाद अभी देखो सिल्वर लाइन, ये जो पब्लिक डोमेन में बात आई है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बाद ये काफी न्यूज में है। क्यों है? क्योंकि देखिए एक तो काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, तो वेस्टर्न घाट के एरिया में होगा, तो वहां से काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि जो पेड़ पौधे हैं उन्हें काटा जाएगा, तो नुकसान होना ही होना है जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका। प्लस फिर इसमें देखिए काफी सारा पैसा लग रहा है। क्या है ये, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। करीबन 63,940 करोड़ रुपीज इसके ऊपर लगने हैं, और डिस्टेंस जो है वो 5 to 9.45 किलोमीटर ये कवर करेगी। 5 साल के अंदर कहा जा रहा है कि कंप्लीट होगी, 11 स्टेशन की कवर करने वाली है। लैंड रिक्वायर्ड कितनी होगी? 1383 हेक्टेयर इंक्लूडिंग प्राइवेट लैंड। आपको पता है देयर वाज अ टाइम व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो फंडामेंटल राइट। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल राइट प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी को लेके। फिर देखिए क्या है, मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर रहेगी, और इसमें जो है यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से एक्सीडेंट फ्रेंडली बनाई जा सके। बिजनेस एंड स्टैंडर्ड क्लास होगी 2+2, 3+2, 675 के आसपास कैपेसिटी होगी पर ट्रेन की, और 9 कार के सेट होंगे हर ट्रेन के अंदर। तो ये कुछ बातें यहाँ पे कही जा रही हैं, और कंप्लीशन टोटल जो है वो मैंने आपको बताया कि 64,000 करोड़ रुपीस के आसपास का यहाँ पे होगा। कहाँ से कहाँ है? तो कासरगोड यहाँ से लेके तिरुवनंतपुरम तक ये पूरा का पूरा ट्रैक बिछाया जाएगा। तो इसे ही सिल्वर लाइन आपका पूरा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, और इसी को रिलेटेड अभी काफी न्यूज समय समय पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये एक एंटी डेवलपमेंट है, क्योंकि आप जो है नेचुरल जो हमारी डाइवर्सिटी है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स में इतना ज्यादा जब कंस्ट्रक्शन होगा, इतना ज्यादा चीजें जब आप लाएंगे, तो अपने आप ही समस्या देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर कही गई हैं, और जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। यहाँ पे देखिए ना, ये छोटा सा थोड़ा बहुत एनालिसिस कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो एग्जाम में अगर कुछ आ जाए तो उतना अपन समझ लेते हैं। बाकी आपको मैं एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ इसके लिए। देयर इज अ चैनल बाय द नेम ऑफ अमित सेन गुप्ता, ठीक है, तो उन्होंने हिंडरबर्ग रिसर्च के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। बाकी ये तो आप सभी लोग बना रहे हैं, जितने भी ये ध्रुव राठी एंड एवरीवन है, तो आप इसको देख सकते हो। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी इस वीडियो को बना रहा है ना, उन सभी का अपना अपना एक बायस है, तो उस बायस को दिमाग में रख के बना रहे हैं। वैसे हुआ क्या है, देखो हिंडरबर्ग रिसर्च ना एक US बेस्ड फर्म है। विकिपीडिया के अनुसार इसमें से 5 एम्प्लॉयज़ हैं। ये फर्म करती क्या है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर ना रिसर्च करती है, और रिसर्च करके उनके बारे में उनकी जो पोल है वो खोल देती है। आज तक इन्होंने जितनी भी कंपनियों के ऊपर रिसर्च करके पोल खोली है, भाई उन कंपनियों की हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो तो आप ये मानिए कि ये अडानी जैसी हाथी कंपनी थी जो बहुत नुकसान में है, इसको नो डाउट, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना हमारी वो इसको कवर नहीं कर रही है, आप जानते ही क्यों नहीं कर रही है। लेकिन अभी जो अडानी के शेयर्स है ना यार, वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, और सारी कंपनियों उसके अडानी के, मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते उतना ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि GDP में इनका बहुत बड़ा रोल है, और जो स्टॉक एक्सचेंज है भाई वो नीचे जा रहा है, तो उसमें भी हमारे देश का नुकसान हो रहा है। तो ये है तो बहुत बड़ी चोट अडानी ग्रुप के ऊपर। पर ये जो हिंडरबर्ग रिसर्च है ना, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने देखिए रिसर्च किया है। अब ये है क्या, ये एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। अगर मैं आपको शॉर्ट सेलिंग फर्म का मतलब अगर बहुत हाइपोथेटिकल या लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो बेसिकली मतलब है कि ये लोग ना सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं, अपने पास रख के बेच देते हैं, और उससे पैसा कमाते हैं। तो ये शॉर्ट सेलिंग फर्म होती है। अब ये स्टॉक मार्केट जिनको पता होगा ना, उन्हें पता होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है।
अब अगर आपको नहीं पता है तो देखो, मैं इसमें यार स्टॉक मार्केट में नहीं घुसेंगे, वो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट ये टर्म ध्यान रखना कि शॉर्ट सेलिंग फर्म है, इससे पैसा कमाती है। ये करती क्या है, जो इनके इन्वेस्टर होते हैं ना, उस इन्वेस्टर्स को अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले सामने वाली कंपनी की पूरी डिटेल दे देती है कि भाई ये चीज़ें हैं और हमें ये पता है कि ये कंपनी के ऊपर अभी हम रिपोर्ट लाएंगे तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये जो इन्वेस्टर है ना, शॉर्ट सेलिंग के थ्रू यहाँ पे अपना काफ़ी पैसा कमा लेते हैं, ये हिंडनबर्ग रिसर्च को कमीशन दे देते हैं, और उसके बाद ये जो कंपनी है, ये अडानी ग्रुप या फिर जो भी इस तरीके की कंपनीज है जिनके ऊपर रिसर्च करती है, उनकी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर देती है। अब देखिए, आपको मैं एक बात यहाँ पे समझाऊंगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च का अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि इन्होंने 2 साल से पिछले अडानी ग्रुप के ऊपर जो है वो रिसर्च अपनी करी है, और फाइनली फिर 2 साल के अंदर के बाद इन्होंने जो है ये डिसीजन सामने रखा है कि हुआ क्या है। देखो, अडानी ग्रुप पे ना आरोप क्या लगे हैं, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, मे बी आपके काम में आ जाए, थोड़ा बहुत समझ लो, बाकी तो फिर आप इधर उधर से समझ ही रहे होगे। अडानी ग्रुप के ऊपर ना ये चार्जेस लगे कि इन्होंने ना अपने शेयर के प्राइजेस मैनिपुलेट किए हैं। अब ये कोई कैसे कर सकता है, मैं आपको देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अडानी ग्रुप ने शेयर के अपने जो प्राइजेस हैं उसको मैनिपुलेट किया है, मतलब जान के ज़्यादा दिखा दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, ये सप्लाई एंड डिमांड का खेल होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो शेयर के दाम बढ़ जाएंगे। तो ये आरोप है कि अडानी जी ने की जो कंपनीज हैं, इन्होंने ना डिमांड फेक जनरेट करी है। अब ये फेक कैसे जनरेट करी है कि मॉरिशस में बैठी बहुत सारी कंपनियां जो हैं, उन्होंने इनके शेयर्स खरीदे हैं, और वो कैसे खरीदे हैं, जैसे ये कंपनी है तो कोई भी कंपनी शेयर खरीदती है तो यार वो बहुत सारे कंपनीज का खरीदेगी ना, पर मॉरिशस में ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 100% शेयर जो है ना सिर्फ अडानी ग्रुप के खरीदे हुए हैं। तो ये आरोप लग रहा है कि ये इन्हों की ही कंपनी है और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे रेगुलेट करके इसका डिमांड बढ़ा दिया है, जिससे कि शेयर का प्राइस ज़्यादा है। जैसे कि मान लो 3 रुपये का होना चाहिए था, तो वो अब डिमांड की वजह से 10 रुपये का दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अडानी ग्रुप के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। अब अडानी जी ने इसका रिप्लाई भी किया है कि भाई अपनी रिपोर्ट इन्होंने सौंप दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपको सू कर देंगे। तो हिंडनबर्ग ने कहा है कि हम तो वेट कर रहे हैं, आप सू करिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो सामने नहीं आई थी, अब